डन। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छा बेटा, पहले मैंने जो हैंडआउट दिया था लास्ट क्लास में उसकी रिपोर्ट करो, क्या हुआ? कुछ पूछने को है उसमें से? यस, निकालो जल्दी से, शाबाश। दिस दिस पार्ट, ओके। ये वर्कशीट का पेज नंबर बताओ क्या है? 10। हारून, यार गाड़ी में वर्कशीट्स हैं, यहाँ से देख के चले जाओ कौन सी वर्कशीट है, जरा निकाल के ला दो, किसी बच्चे को चाहिए इसको। बस जितनी भी हो ले आना, देख लेना। हाँ है तुम्हारे पास? हाँ बस दे दो। कहते हैं स्टूडेंट सेट्स अप द सेकंड सर्किट यूजिंग वेरिएबल पावर सप्लाई, और एम मीटर लगा हुआ है, देखो बेटा वोल्ट मीटर लगा हुआ है। कहा गया डीसी पावर सप्लाई सेट एट 12 वोल्ट्स, एम मीटर इज 1.5। दिस the student changes the EMF of the DC supply to 6 volts, the lamp dims and the ammeter reading changes. Instead explain what happens to the resistance of the metal filament of the lamp. बेटा याद करो, क्या हमने फिलामेंट के लिए शायद इसी क्वेश्चन के प्रीवियस पार्ट में बनाया भी था? क्या कुछ ऐसा कर्व बनाया था क्या? और सही है, वो नीचे बैग में ही होगी, देखो सारी मेरे पास नहीं है। देखना बेटा, 12 वोल्ट के ऊपर ये कंडीशन थी फॉर एग्जांपल, तो अगर वोल्टेज की वैल्यू ड्रॉप होकर 6 वोल्ट हो गई है तो हम कह सकते हैं 6 वोल्ट के ऊपर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। कैसे कह सकते हैं? यहां देख के इस ग्राफ का इस पॉइंट पे ग्रेडियंट कम है, टेंजेंट ही बनाते हैं ना हम लोग, और यहां पे टेंजेंट ज्यादा स्टीप है इसका, और इस ग्राफ का याद करो ग्रेडियंट की जो वैल्यू होती थी वो 1/r थी, तो जितना ज्यादा स्टीप होगा उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा। तो क्वेश्चन में उसने कहा है कि स्टेट एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल फिलामेंट ऑफ द लैम्प, और ओके तो हम कह सकते हैं कि 2 मार्क्स है, ठीक है। तो बेटा लिख लो कि with lower potential difference, with lower value of potential difference, ये वर्कशीट का पेज नंबर 10 है, राइट? 10 है ना? with lower value of potential difference across filament, it offers less resistance due to lesser degree of heating, ठीक है बेटा। टेम्परेचर कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगी। एक और लाइन लिख दो तो अच्छा रहेगा। द टेंजेंट, वैसे जरूरत आंसर की कंप्लीट हो गई है, बस ये एक्स्ट्रा लिख लो। टेंजेंट at 6 volts is deeper than that at 12 volts, right? और बस काफ़ी है मेरे ख्याल से। हम कह सकते हैं लेस स्टीप है, ग्रेडियंट कम है, ग्रेडियंट कम है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कम है। चलो जल्दी से आगे बढ़ो बेटा। क्वेश्चन की लास्ट पार्ट में कह रहे हैं स्टेट वेदर द न्यू एमीटर रीडिंग इज लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन। आप बताएंगे क्या होगा? ग्रेटर देन 12 वोल्ट से 6 वोल्ट हो गया।
इधर देखो इधर देखो इधर देखो, एमीटर रीडिंग ये 12 वोल्ट था और वो 6 वोल्ट था, क्या होगी? इट हैज टू बी लेस देन दैट एट 12 वोल्ट्स। एक दफा क्वेश्चन को दोबारा देख लो। 12 वोल्ट्स 1.5 और इन्होंने क्या स्टेट वेदर न्यू एमीटर रीडिंग इज, अच्छा 7.5 0.75, ये 0.75 क्या है? ओ ओ अच्छा, एक दफा बेटा देख लेना हमारा आंसर क्या है। ये रीडिंग लेस देन द रीडिंग ऑफ करंट होगी एट 12 वोल्ट्स, उससे तो कमी होगी। लेकिन उसने यहाँ पे पूछा है कि 12 वोल्ट्स पे 1.5 थी, तो उससे तो कमी होगी ना। उसने क्या कि 7.5 से भी कम होगी। इसको जरा देख लो, रिसर्च कर लो। ये आंसर इसको ऐसे ही रहने दो, ये स्टेटमेंट गलत नहीं है, ये स्टेटमेंट इसका आंसर नहीं है। इन्होंने कहा था कि भाई 12 वोल्ट के ऊपर ये वैल्यू बन रही थी 1.5 एम्पेयर्स, तो क्या 6 वोल्ट के ऊपर ओम्स लॉ के हिसाब से 0.75 होगी? तो हम कहेंगे ये तो ओम्स लॉ को ओबे करता ही नहीं है। करता है क्या ओबे? करंट और वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते। तो ये आंसर मैं लिखा रहने देता हूं, आप भी ऐसा लिख लें, इसके साथ एडिशन कर लें कि वैल्यू लीनियरली चेंज नहीं होगी। तो आपने बताना है कि दिस वैल्यू the current is greater than 7.5 amperes, 0.75 था, 0.75 amperes as the filament offers higher resistance at 12 volts। एक और सपोर्ट लिख लो बेटा। एक और सपोर्ट ये कि वोल्टेज के हाफ होने पे करंट हाफ कब होता है? जब रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट रहे, ओम्स लॉ ओबे हो रहा हो। तो ये हो ही नहीं रहा। ये एडिशनली और लिख लो कि द फिलामेंट does not obey Ohm's law और सपोर्ट में लिख लो करंट एंड वोल्टेज do not change with linearity। थैंक यू। चलिए वो मिली वर्कशीट, यहाँ दे दीजिएगा जिसको चाहेगा। चलो बेटा डन हुआ, बात पूरी कन्वे हो गई है कि 12 वोल्ट से तो जाहिर करंट से कम ही करंट होगा, लेकिन आधा नहीं हो जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। डन हो गया, आगे बढ़ा जाए। कुछ और है पूछने को? बोलो। 7 अब बेटा मेरे पास इज दिस द वन, ये वाला। चलो मेरे साथ पूरा सॉल्व कर लो। सवाल में कहा जा रहा है शोज हाउ करंट इन बेटा पेज नंबर बताओगे? पेज नंबर 13 है बेटा ये। इसमें कह रहे हैं इट शोज हाउ द करंट इन लैंप L इन अ वायर W, लैंप L एंड अ वायर। भाई लैंप है और वायर है, वायर ओम्स लॉ ओबे करेगा और लैंप ओम्स लॉ ओबे जाहिर नहीं करेगा। तो कहते हैं कि वेरी विद द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। तो क्या आपको नजर आ रहा है कि वायर वाला जो है वो तो स्ट्रेट लाइन ओम्स लॉ ओबे करने वाला बन रहा है पैटर्न उसका,
लेकिन दूसरे वाले ग्राफ में क्या देखते हो, ग्रेडियंट की वैल्यू कम हो रही है, ज्यादा हो रही है? ग्रेडियंट का कम होना क्या इंडिकेट कर रहा है? रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एज यूजुअल जैसे होती है। कहते हैं ड्रॉ अ सर्किट दैट यू वुड यूज टू टेक द रीडिंग्स ऑफ करंट पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द लैम्प एंड स्टेट द रेंज यू वुड चूज फॉर द वोल्ट मीटर। अच्छा, जरा देखना बेटा, वोल्ट मीटर पे हमारे पास वोल्टेज कहाँ से कहाँ तक चेंज करवाया गया है? ये कोई 12 वोल्ट है शायद। 10 तो 11 एंड 12, मैक्सिमम वोल्टेज 12 है। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग कुछ, वोल्ट मीटर की रेंज कुछ ऐसी होगी वो 12 वोल्ट तक मेजर कर सके। तो 12 एग्जैक्टली 12 तो नहीं, फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ जाएगी फिर तो बेहतर है कि 15 वोल्ट्स या कुछ ऐसा रेंज दे देंगे। तो सर्किट बना लेते हैं, लेकिन इस सर्किट में वायर तो नहीं लगाना ना, मतलब वायर को सेपरेटली तो नहीं दिखाना, वायर्स तो लगाने पड़ेंगे लेकिन सेपरेटली ऐसा कॉम्पोनेंट तो नहीं दिखाना हमें। ठीक हो गया, चलो बेटा सर्किट बनाते हैं। ये बताएं इस सर्किट में, कैन आई से इन दिस सर्किट हमें यहाँ पे कुछ इन्होंने बैटरी बैटरी का वर्ड यूज किया है या पावर सप्लाई कुछ ऐसा? नहीं, नथिंग। चलो ठीक है, सही है। ऐसे कहते हैं बेटा, पावर सप्लाई लगाते हैं, बल्कि मल्टीपल सर्किट बनाते हैं, मेरे साथ साथ कर लेना जल्दी जल्दी से। पहला सर्किट ये है कि मैंने एक वेरिएबल पावर सप्लाई लगाई। आई राइट दैट, यहां लगा दिया है लैम्प, और जो पावर सप्लाई लगाई है वो मैंने लगाई है वेरिएबल, जिससे वोल्टेज की वैल्यू को, आउटपुट वोल्टेज को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल पावर सप्लाई लेबल भी कर देते हैं इसको। साथ में हमें एमीटर चाहिए ताकि वो करंट की वैल्यू को मेजर करे, सीरीज में जहां सूट करे लगा दो एमीटर। लैंप के अक्रॉस नहीं लगेगा, अक्रॉस तो वोल्ट मीटर लगेगा। इधर कह रहे हो ना, ये तो वोल्ट मीटर लगाओगे ना, एमीटर थोड़ी लगाओगे, एमीटर तो सीरीज में लगता है। एमीटर मेजर करता है वो करंट जो उसके थ्रू जा रहा हो, तो एमीटर तो सीरीज में है। देखो अब सीरीज में कहाँ कहाँ, यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, कहीं भी लगाते हैं, लेकिन सीरीज में। एमीटर ऐसी जगह हो जिसमें से सारा करंट पास करे। वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है ताकि उसमें से कोई भी करंट आइडियली पास करे या ना करे, ना करे। यस, बिल्कुल। तो वोल्ट मीटर इज मेड टू ऑफर एन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, तो उसमें आइडियली कोई हमारे पास इस तरह से नहीं होता। अच्छा बेटा, मैं जल्दी जल्दी से मल्टीपल सर्किट बनाऊंगा, तुम लोग भी बना लेना। सप्लाई को जरूर मेंशन कर दो, बाकी चीजें तो इतना मसला नहीं है। ये हमारा एक सर्किट, ठीक है। चेक करें इससे क्या हम लैंप के अक्रॉस वोल्टेज को और उसके थ्रू करंट को मेजर कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना। ये हुई एक बात। अच्छा, अब ऐसे करते हैं और सर्किट बनाते हैं, इसी में से हेल्प ले लेता हूं। अगर मैं एक और सपोर्ट सर्किट बनाऊं, बना लेना सारे आप भी, और इसमें सप्लाई वेरिएबल ना हो, बैटरी की तरह कांस्टेंट वोल्टेज की सप्लाई हो, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो लैंप लगा हुआ है, ओके, अगर साथ में यहाँ पे एक सीरीज में एक वेरिएबल रेजिस्टर लगा दें, तो अब वोल्टेज ऑफ द सप्लाई तो कांस्टेंट है, लेकिन इस वेरिएबल रेजिस्टर की वैल्यू को चेंज करने से वोल्टेज अक्रॉस लैंप चेंज होता रहेगा। इस रेजिस्टेंस को जितना ज्यादा करोगे, आपको लगता है इसका वोल्टेज उतना ही कम हो जाएगा। यस, तो हम ऐसा करेंगे कि इन ऑर्डर टू चेक वैल्यूज, इसको सबसे पहले इनफाइनाइट कर देंगे, मैक्सिमम मतलब, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू बहुत कम आएगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको कम करते जाएंगे तो इसके अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू। दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन देखते हैं बेटा, और मैं चाहूंगा ये ऑप्शन आपको याद रहना चाहिए, सबसे बेहतर ऑप्शन। इस ऑप्शन में इंस्टेड ऑफ अ सप्लाई
कांस्टेंट वोल्टेज की सप्लाई भी यूज कर सकते थे। मैं एक बैटरी यूज कर रहा हूं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कांस्टेंट वोल्टेज के लिए। ये लग गई बैटरी। जहां बैटरी लगी है वहां पे हमने क्या करना है कि एक हाईली रेजिस्टिव मटेरियल का बना हुआ वायर लगाना है। ये जो वायर है इसको लेबल करना पड़ेगा, वरना ऐसे एग्जामिनर नहीं पहचानेगा आपने क्या किया। यू नीड टू लेबल इट कि ये हाईली रेजिस्टिव मटेरियल का वायर है। जैसे कोई नाम याद आ रहा है मटेरियल का? आना चाहिए, बात हुई है बहुत दफा। नाइक्रोम, निकल क्रोमियम। तो ये नाइक्रोम वायर है हमारे पास। बिटवीन दीज टू एंड्स आई नेम देम एक्स वाई, कुछ कह दूंगा इनको ए बी एक्स वाई। सो मेरे पास ये है एंड एक्स और ये है एंड वाई, और प्लान ये है कि बल्ब लगाना है। तो हमने इस बल्ब को ऐसा किया कि इस बल्ब को लगाया यहां। इस बल्ब में आने वाले करंट की भी हिसाब लगानी है, तो थोड़ा सा बल्ब को मैं रीलोकेट करूंगा बल्ब के। चलिए, सो हम ये कर सकते हैं बेटा, जो बल्ब है ना, जो लैंप है हमारा, उस लैंप को हमने लगाना है इधर। यहाँ लगा देंगे उसमें करंट मेजर करने वाला एमीटर। ये लगा एमीटर, यहाँ आपने लगा दिया लैंप, और लैंप के बाद यहाँ पे आपने लगाया एक वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर कहाँ लगना चाहिए? अक्रॉस। ये जो वोल्ट मीटर लगेगा, जंक्शन सब जगह जरूर दिखा देना, वरना सर्किट में गलती कंसिडर होगी। यहाँ लगा दिया आपने एक वोल्ट मीटर अक्रॉस लाइन। अब बताएं क्या करना चाहिए। कुछ याद आया आपको? पहले बताएं सर्किट का नाम क्या है? व्हाट इज अ सर्किट? पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट, वेरिएबल पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट, जो कि अब अगर इसकी वर्किंग बतानी पड़े, सबसे अच्छी आसानी से इसकी वर्किंग बताओगे कि अगर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को X टर्मिनल से Y तक लेके जाएंगे तो वोल्टेज अक्रॉस द लैंप विल चेंज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। पूरा 0 से मैक्सिमम का रेंज मिलेगा और बहुत अच्छा ग्राफ बनेगा। बेटा सारे सर्किट्स हैं, ये मैं पूरा करके आपको भेज भी दूंगा। वैसे बनाया हो साथ साथ तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, वी नीड टू लेबल दिस वन। अच्छा, पहले मैं इसको पूरा कर लूँ बेटा, बिल्कुल बता देता हूँ आपको। हमने ये जो वायर लगाया है, चलें बेटा दूसरा वाला तो बहुत ही सिंपल सर्किट है बाय द वे। इसमें मैंने एक पावर सप्लाई लगाई है कांस्टेंट वोल्टेज की, फर्स्ट कर लो 12 वोल्ट्स की, और यहाँ एक वेरिएबल रेजिस्टर लगा हुआ है, इसके साथ यहाँ पे लैम्प लगा हुआ है। तो जब मैं वेरिएबल रेजिस्टर की वैल्यू को, बल्कि वोल्टेज की वैल्यू लो, जैसे 12 वोल्ट्स है, अब जब मैं इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को रख दूंगा 0 वोल्ट्स, वेरिएबल है ना, तो आपको लगता है सारा वोल्टेज लैम्प को मिल जाएगा। इसके बाद जब मैं इसकी वैल्यू को रख दूंगा फॉर एग्जांपल 10 ओम्स, तो जाहिर है वोल्टेज का एक हिस्सा इस रेजिस्टर को मिल जाएगा, मे बी 2 वोल्ट्स, तो इट विल ड्रॉप टू 10 वोल्ट्स लाइक दैट, इस तरह से। लेकिन इन सब में सबसे बेहतर सर्किट ना, नहीं, रेजिस्टर वायर लेबल करना जरूरी है, उसको नाम देना कि नाइक्रोम है या कोई और सा मटेरियल है, वो जरूरी नहीं है। आप बता देंगे इट इज मेड ऑफ सम रेजिस्टिव मटेरियल। बेटा बहुत बात हो गई, एक ही पार्ट के ऊपर आगे बढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन में आगे कहा जा रहा है, डिस्क्राइब हाउ द रेजिस्टेंस ऑफ द लैंप वेरीज एज द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस। अच्छा बाय द वे, जो पहला पार्ट आपने किया है ना, वो 5 मार्क्स है। और जी बिल्कुल, तो इसमें वोल्ट मीटर को ना लेबल करना था रेंज, तो मैं एक में कर देता हूँ, आप बाकी जो बनाए उनमें भी कर लेना कि 12 वोल्ट तक की वैल्यूज हैं, तो बेहतर होगा कि हमारे पास इसकी रेंज
ऑलराइट, लेकिन इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि 15 ही हो, बस ये कि 12 से स्लाइटली हायर हो तो अच्छा है, जो गिवन रेंज है उससे ज़्यादा, ठीक है। अब बेटा कह रहे हैं डिस्क्राइब हाउ द रेजिस्टेंस ऑफ द लैम्प वेरीज। अच्छा बच्चों, ये क्वेश्चन पुराने पेपर के सेक्शन बी का है, तो इसमें लिखने की स्पेस नहीं है, शायद मैंने पहले बताया आपको। तो जहां जहां जगह मिले वहां सॉल्व कर लेना इसको, इसी पेज पे या अपनी नोटबुक पे कर लेना। कहते हैं वायर, जो लैम्प का वायर है, उसकी उसकी रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस से कैसे चेंज होती है, पहले सुन लो फिर लिख लेते हैं। हम कह सकते हैं जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज होगा, करंट की वैल्यू भी थ्रू द वायर इंक्रीज होगी, और जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उसमें उतना ही ज्यादा हीटिंग होगी, और जितनी हीटिंग होगी उसमें उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ रही होगी। इस वजह से करंट की वैल्यू इंक्रीज तो होगी, लेकिन एट अ डिक्रीजिंग रेट। तो वोल्टेज की वैल्यू जब डबल हो जाएगी तो हम करंट को डबल एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। जैसे एक प्रीवियस क्वेश्चन में था कि वोल्टेज अगर 6 से 12 हो जाए तो यह करंट अपने डबल पे चला जाएगा? नो, डबल पे नहीं जाएगा। करंट की वैल्यू अगर जैसे 0 से 2 वोल्ट्स में जितना चेंज आया उससे छोटा चेंज आएगा 2 से 4 वोल्ट्स में, लाइक दैट, इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट। अब जल्दी से आंसर कर लो, ये हम ए पार्ट 2 आंसर कर रहे हैं। ऐसा लिख लो कि विद इंक्रीजिंग वोल्टेज the size of current also increases. Size of current also increases, causing an increase in wire's temperature. Causing an increase in wire's temperature. Therefore, the resistance of the wire also increases. Therefore, resistance of the wire also increases. बेटा सवाल के लिए तो नहीं, जनरली लिख लो। एक वर्ड पहले भी नोट्स में लिखा है कहीं कि करंट विल देन इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट, लिखिएगा द करंट increases at a decreasing rate. Current increases at a decreasing rate. Yes, done. Okay. बेटे क्वेश्चन में यहां इस सवाल में एक 0.8 एम्पेयर का करंट आ रहा था, एक लैंप है और एक W रेजिस्टर लगा हुआ है, सीरीज में पैरेलल में। तो कहते हैं कि डिटरमिन यूजिंग द ग्राफ, अच्छा ग्राफ, ओके ठीक है ठीक है ठीक है, द PD अक्रॉस लैंप एंड PD अक्रॉस द वायर। अच्छा ठीक है, तो यकीनन ये वायर कोई रेजिस्टिव वायर होगा, क्योंकि देखो इन्होंने ना बाकी जो कनेक्टिंग लीड्स हैं उनमें तो कोई रेजिस्टेंस की बात नहीं की। तो जिसको ये वायर कह रहे हैं बेसिकली वो एक रेजिस्टेंस वायर है, दे हैव शोन एज अ रेजिस्टर। ठीक है, हमें 0.8 एम्पियर पे करंट चाहिए। आइए इधर देखते हैं। जब करंट की वैल्यू 0.8 है तो यहां से एक लाइन बना दीजिए रेफरेंस की। कैसी? अपने अपने ग्राफ में आपके पास बना हुआ है ना, 0.8 बनता है यहां, ऐसा है। ये बताएं इस 0.8 करंट पे जो लैंप है उसके अक्रॉस वोल्टेज की क्या वैल्यू नजर आ रही है एक्स एक्सिस पे? 1 2 3, ये तो आ रही है 3 वोल्ट्स। और इसी करंट के ऊपर जो वायर है उसकी भी वोल्टेज चेक कर लो। पूरा 12 है, मेरे ख्याल से 12.5 है, नहीं 12 है, तो ये वैल्यू 12 है, 4th डिवीजन है फ्रॉम 10। तो भाई वायर जो है उसके लिए 12 और लैंप के लिए 3। देख लें, लैंप के अक्रॉस हो जाएगा 3, अच्छा यहां लिख देते हैं और वहां भी आंसर कर देते हैं, 3 वोल्ट्स 12 वोल्ट्स। सो आंसर हो गए 3 वोल्ट्स एंड 12 वोल्ट्स।
ऐसे ही था। क्वेश्चन में कह रहे हैं पीडी ऑफ द सप्लाई, जब पोटेंशियल डिफरेंस आपको 12 और 3 मिल रहा है तो टोटल अवेलेबल वोल्टेज कितनी है? 15 वोल्ट। सीरीज में लगे हुए दोनों हैं, सीरीज में सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस को आप ऐड करते हो। रेजिस्टेंस ऑफ द लैम्प इन दिस, अच्छा रेजिस्टेंस निकालने का क्या तरीका है बेटा? और भी कोई होता है वैसे? कोई पावर का फॉर्मूला होता है ना, आई स्क्वायर आर एन वी स्क्वायर अपॉन आर, लेकिन ये पावर गिवन नहीं है, मैं वैसे ही याद दिलाने के लिए कह रहा हूं आपको। तो वोल्टेज अक्रॉस लैम्प यहां पे मिल रहा था, कितना था? 3 ना, और उसके थ्रू जो करंट जा रहा है वो पॉइंट वाली, तो बेटा क्या आ रही है? अब ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई हैं, तो बेहतर है कि इसको 2 में करो, क्योंकि वैल्यूज तो सही है। चलें, इस क्वेश्चन का कोई पार्ट रह गया? अच्छा आगे, ओके चलें बेटा आगे। सवाल में कहा गया ओके, कह रहे हैं द लैम्प एंड द वायर आर नाउ कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस, ठीक है, डिटरमिन यूजिंग द ग्राफ और बाय कैलकुलेशन द करंट आई इन दिस, ओके। तो भाई ऐसा था ना कि आपने लैंप के लिए ये देखा था कि जो लैंप है, सेपरेटली इसको सॉल्व करूं, जो लैंप है उसमें करंट की वैल्यू को हम V डिवाइडेड बाय R से कर सकते हैं। इस दफा सर्किट पैरेलल में है और टोटल अवेलेबल वोल्टेज 12 है, तो लैंप के अक्रॉस भी 12 है, वायर के अक्रॉस भी 12 है। तो अगर ये 12 वोल्ट की सप्लाई है, वोल्टेज है, और रेजिस्टेंस लैंप की हम पहले निकाल चुके हैं, वो कितनी थी? 3.8। अच्छा राइट, बेटा ग्राफ पे जाना पड़ेगा। चले, कहीं मैं देखना पड़ेगा कि क्या इन्होंने लैंप के रेजिस्टेंस को कांस्टेंट कहा है? कहा है? नहीं नहीं, वो तो कांस्टेंट है, लेकिन एक इशू ये है कि आपके पास जो रेजिस्टेंस पीछे निकला था वो तो उस वक्त निकला था ना जब उसके अक्रॉस करंट सिर्फ 0.8 था, है ना? तो हमारे पास यहाँ पे अगर मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू को वही ले लूँ जो पीछे लिए, तो इसका मतलब हमने एस्यूम कर लिया है कि लैम्प जो है ये जितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है वो कितना वोल्टेज है? 3 वोल्ट्स, उतना ही रेजिस्टेंस 12 वोल्ट्स के ऊपर है। ये तो सही नहीं रहेगा ना, इसी वी नीड टू गो बैक टू द ग्राफ और यहाँ से देखते हैं। बेटा मैं 12 वोल्ट पे लाइन को स्ट्रेट ऊपर लेके जा रहा हूँ, 12 वोल्ट्स के ऊपर चेक करें आपके लैम्प में करंट कितना है? 2 एम्पेयर्स। आपको मसला समझ आया क्या है? हम यहां पे ना जो रेजिस्टेंस निकाल के बैठे हुए थे ना लैंप की, वो रेजिस्टेंस थी किस वोल्टेज के ऊपर? 3 वोल्ट्स के ऊपर, जब उसने करंट था सिर्फ 0.8 एम्पेयर्स। और जाहिर है करंट बदलेगा, वोल्टेज बदलेगा, तो उसकी रेजिस्टेंस चेंज होगी और ये वाली रेजिस्टेंस की वैल्यू इनवैलिड हो जाएगी। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दो बहुत करीब करीब वैल्यूज हो वोल्टेज की और उन पे क्या कांस्टेंट कंसिडर कर लो। जैसे पीछे वोल्टेज 3 वोल्ट्स था, वो क्या है 4 वोल्ट्स पे निकालो, रेजिस्टेंस सेम ले लो, ऐसा हो सकता है। लेकिन यहां थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। तो ये हमारे पास 12 वोल्ट्स के ऊपर लैंप देखो क्या दे रहा है? 2 एम्पेयर्स। तो हम कह सकते हैं कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, यहां जो करंट आ रहा होगा 12 वोल्ट्स के ऊपर वो आ रहा होगा 2 एम्पेयर्स। इज दैट ओके? और मैं वो भी दिखाता हूं कि वहां से कैसे गलत हो जाता है। रेजिस्टेंस बताना बेटा क्या निकाली थी पीछे पर? ये बताओ, ये जो 3.8 की आपके पास रेजिस्टेंस थी, इससे तो करंट ज्यादा आ रही थी ना, इससे करंट आ रही थी कोई 3 पॉइंट समथिंग, तो इसका मीनिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो गई है, ठीक है। सो हम ऐसा करते हैं, इसे एरेज नहीं करते, आप भी लिखना, ठीक है। और इसको ना इस तरह कर देते हैं कि इनकरेक्ट रेजिस्टेंस लैम्प की रेजिस्टेंस बदल चुकी है, तो हमने ग्राफ से हेल्प ली। डन। अब वायर के लिए देखते हैं। तो वायर के लिए हमारे पास, उसमें तो रेजिस्टेंस नहीं बदलने वाली ना, वो तो स्ट्रेट लाइन ओबेइंग ओम्स लॉ है।
उसके लिए अगर हम करंट निकालते हैं तो हमें निकालना पड़ेगा V डिवाइड बाय R, लेकिन क्या उसमें भी हमारे पास हमने वायर की रेजिस्टेंस पीछे निकाली थी किसी पार्ट में? नहीं। चलें वो निकाल सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगा ये हेल्प यहाँ से भी ले लो। आपने देखा 12 वोल्ट जब उसके ऊपर था तो करंट की वैल्यू लैम्प में कितनी, वायर में कितनी आ रही थी? 0.8। तो कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है इसकी, तो वरना क्या एफर्ट करनी पड़ती कि इसकी रेजिस्टेंस निकालनी पड़ती, जैसे लैम्प की तो निकली हुई थी ना पहले से, इस वजह से यहां से भी डायरेक्टली पढ़ लेते हैं। कितना ये 0.8। जब वायर को 12 वोल्ट्स मिल रहा है तो ये करंट की वैल्यू 0.8 है। ठीक है ना? तो मैं इसको इरेज करता हूं, वरना देखो क्या एफर्ट करनी पड़ती है वो कर देता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा ऐसा करो। वोल्टेज की वैल्यू 12 है और रेजिस्टेंस है नहीं, लेकिन एक पुरानी वैल्यू से हमारे पास V और I की वैल्यूज हैं, और वो क्या है कि हमारे पास ये था पहले वाला वोल्टेज कितना था इस पे 12, और पहले वाला करंट कितना था 0.8 था ना, 0. कर सकते हैं लेकिन बेकार की एफर्ट है। तो डायरेक्टली ग्राफ से पढ़ लिया कि जब दोनों के अक्रॉस 12 ईच होगा तो एक में करंट 2 है और एक में करंट 0.8 है। तो वायर में करंट हमारे पास आ रहा है 0.8 एम्पेयर्स, और लैम्प में हमारे पास करंट आ रहा है 2 एम्पेयर्स। टोटल करंट कितना हो जाएगा बेटा? 2.8 एम्पेयर्स। पैरेलल सर्किट है। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, अच्छा आखिर में निकलवाया रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, चलाक लोग हैं। चलें भाई, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर क्या निकालोगे? V डिवाइडेड बाय I। नाउ यू हैव टू सेट ऑफ वैल्यूज, 12 डिवाइडेड बाय 0.8। निकाल दो बेटा, क्या आ रहा है? चलो, एनीथिंग एल्स फ्रॉम हियर? बेटा और कुछ है इसमें से, वर्कशीट में से? हाँ हाँ, क्या क्वेश्चन 10 पेज नंबर भी बता दो क्या है? पेज 11। इज दिस द क्वेश्चन? नहीं, राइट हैंड साइड। अच्छा ओके ओके। पीछे होगा? क्या? हाँ मैं आगे कह रहा हूँ, आगे कह रहा हूँ। बस मेरे पास पेजेस, आपके पास पेजेस, फर्क है सी थोड़ा सा। इज दिस वन? ये हमने किया नहीं था आपके साथ। चलो मैं ज़रा इसको कॉपी कर लूँ फिर पहले। अच्छा चलें, चलो बेटा देखो सुनो, पहले पार्ट में कहा है कि आप किसी कंडक्टर को और रेजिस्टर को डिफरेंशिएट करने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट सजेस्ट करें, तो आपने एक सर्किट बना के उसमें एक एमीटर लगा दें, गैल्वेनोमीटर लगा दें। बताने की जरूरत है? अच्छी बता देते हैं भाई, छोड़ना कुछ नहीं है तुमने। हाँ भाई, आज नया यूनिट स्टार्ट करना है। जी जी, नहीं उसको लिए टाइम देना पड़ेगा आपको। देखो बेटे देखें, अगर हमारे पास एक पावर सप्लाई, बैटरी, सेल कुछ लगाया, और ये लगाने के बाद आपने यहां सर्किट में एक एमीटर या गैल्वेनोमीटर लगा दिया, राइट? और यहां पे सर्किट में दो कॉन्टैक्ट्स को ओपन छोड़ दिया, नेम देम एक्स एंड वाई। अब होगा ये कि जब आप इसको सर्किट को कनेक्ट करोगे तो ये सर्किट ओपन है एक्स और वाई के ऊपर। जिस भी चीज को टेस्ट करना है आपने, उस चीज को, फॉर एग्जांपल एक बार है, कोई वुडन बार है, लग रहा है कि वो
या वुडन नहीं है, आपको लगता है कि वो कंडक्टर हो सकता है, सम बार, ऐसा कुछ, तो हाउ टू कनेक्ट इट, आप यहां से कनेक्टिंग लीड्स निकालोगे। आपने क्रोकोडाइल क्लिप्स देखे कॉन्टैक्ट बनाने वाले, ऐसे क्लिप्स लेके आपने वायर लिया और उसको यहां कॉन्टैक्ट किया और यहां कनेक्ट किया। इस वक्त जो मैंने इस ब्लू कलर की चीज को लगाया है, आपके ख्याल में सीरीज में लगाया है, पैरेलल में लगाया है? सीरीज में लगाया है। तो अगर यहां पे एम मीटर पे कोई डिफ्लेक्शन आती है तो जो कंपोनेंट है वो कंडक्टर है, डिफ्लेक्शन नहीं आती तो वो कंडक्टर नहीं है। एम मीटर की जगह और क्या चीज इंडिकेट कर सकती थी? गैल्वेनोमीटर या कोई लैंप। अगर लैंप ऑन हो जाए तो कंडक्टर है, लैंप ऑन ना हो तो इंसुलेटर है। अब आगे बढ़े बेटा। कहा गया कि ये फिलामेंट लैंप प्रोबेबली लग रहा है स्केच अ ग्राफ, सॉरी इज ए स्केच ग्राफ ऑफ द करंट कंपोनेंट पी एन। ठीक है, किसी कंपोनेंट पी का ग्राफ है भाई। आपको देखने में क्या लगता है? कोई ऐसी चीज है ना जिसमें वोल्टेज के बढ़ने के साथ साथ करंट बढ़ तो रहा है लेकिन इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, यानी रेजिस्टेंस बढ़ रही है। तो फिलामेंट लैंप भी लगता है या कोई हीटर हो सकता है। वो कह रहे हैं डिफाइन रेजिस्टेंस। आप कैसे डिफाइन करेंगे? रेजिस्टेंस को डिफाइन करने के दो तरीके हैं, मैं कहता हूं दोनों ही लिखना चाहिए। सबसे पहले लिखना चाहिए रेजिस्टेंस जो है किसी भी कंडक्टर के लिए वो वोल्टेज पर यूनिट करंट है। एक और डेफिनेशन हो सकती है, इट इज एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ability of a conductor to oppose the flow of current या flow of charged particles ability of a conductor to oppose the flow of charged particles। ये भी मेंशन कर देना चाहिए बेटा कि resistance is measured in ohms। ठीक है बेटा। इसके बाद कहते हैं स्टेट हाउ द रेजिस्टेंस ऑफ पी वेरीज विद द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। जल्दी बेटा, पहले भी लिख चुके हैं इसका आंसर कि द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेज एंड resistance also increases with the increase in potential difference, resistance of the component increases। with increasing potential difference, resistance of the component increases। बेटा कह रहे हैं सजेस्ट व्हाट इज दिस, क्या बताओगे? ये फिलामेंट लैंप है। वैसे बाय द वे हीटिंग एलिमेंट्स भी यही करते हैं, लेकिन आपके कोर्स में फिलामेंट लैंप बताया गया है तो वो उसी को लो। एक्सप्लेन व्हाई रेजिस्टेंस ऑफ पी वेरीज विद दिस, राइट। हम लिखेंगे इंक्रीज इन वोल्टेज, इंक्रीज इन करंट, इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। और कंक्लूजन में लिखेंगे कि करंट इंक्रीजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट। सारी बात लिखी अभी आपने। फिर कह रहे हैं कॉम्पोनेंट पी यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट एज दिस। ओके, इतने सारे एमीटर। ओके, करंट इन एमीटर 2 कौन सा है भाई? 2, ये 0.4। बेटा यहां जो करंट आ रहा है दिस करंट इज 0.4 एम्स, और जो करंट आ रहा है 3 में वो आ रहा है 0.6 एम्स। ओके, इसका मतलब जो दोनों करंट्स हैं वो ऐड होंगे ना ऊपर, तो एमीटर 1 में करंट कितना होना चाहिए? 0.6 प्लस 0.4 मतलब 1 एम्प, और ये भी 1 एम्प। हाँ बेटा, अग्री कर रहे हो? फिर कहते हैं कैलकुलेट पी डी अक्रॉस 20 ओम रेजिस्टर। ये क्यों नहीं हुआ आपसे बच्चे? तो कुछ भी नहीं है इसमें। तो बेटा नहीं, अभी अब शुरू कर दिया तो फिर चल V इक्वल्स टू आई आर। तो 20 ओम में कितना करंट बताया था? 0.4। तो 0.4 करंट है उसका, और रेजिस्टेंस की वैल्यू 20 है ना, 20 है। तो 4 2 8 और 80 हो जाएगा। ठीक है, 20 एंड 0.4, ठीक है, 8 वोल्ट्स। ये निकालने के बाद वो कहते हैं पी डी अक्रॉस द सप्लाई। जरा देख लेते हैं भाई, जब इसके अक्रॉस 8 वोल्ट्स आया है तो हम कह सकते हैं ये भी 8 वोल्ट्स ही होगा।
क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल में है, जो भी वोल्टेज 20 को मिलेगा वही वोल्टेज P को भी मिलेगा। एंड आई होप यू ऑल नो कि रेजिस्टेंस ऑफ द एम मीटर 0 होती है, तो वो एम मीटर्स जो होते हैं वो टोटल वोल्टेज का कोई भी फ्रैक्शन कंज्यूम नहीं करते हैं। गेट इट? इजी। इसके बाद कह रहे हैं कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ P इन दिस सर्किट। इस सर्किट में P की रेजिस्टेंस बतानी है। ओके चले ऑब्वियसली वंस यू हैव स्टार्टेड। कुछ और था इसमें? नहीं, इस क्वेश्चन में कुछ और था? नो। एनी अदर क्वेश्चन? ऑल डन कंप्लीटली नाउ? यस। चले लिसन, अब थोड़ा तवज्जो से सुनना, इससे अगली बात क्या है। बेटा मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ कर ही लिए हैं, और शायद कोई एक आधा पार्ट मिसिंग हो, लेकिन ये था तो वो आपने करवा दिया अभी अभी तो तो अब मैं इसका, ये नहीं हुआ अभी, ये मैं कर लेता हूँ। चलें तो बेटा ऐसा करेंगे कि इसका जो सॉल्व वर्जन है वो मैं PDF में भेज दूंगा। आसान क्वेश्चन है वाला, आई हैव गॉन थ्रू इट, इजी क्वेश्चन। जो करंट एमीटर 1 में आ रहा है एग्जैक्टली वही यहां नहीं आएगा। इसका मतलब हमें इस रजिस्टर का करंट तो पता है, वी नो द करंट। वोल्ट मीटर 1 की रीडिंग है 3 वोल्ट्स। अगर ये 3 वोल्ट है तो हम कह सकते हैं 12 यहां पे टोटल अवेलेबल था, तो 12 में से 3 एक ने कंज्यूम कर लिया, तो हम कह सकते हैं रिमेनिंग को मिल जाएगा 9 वोल्ट्स। अगर किसी रजिस्टर का करंट पता चल गया हो और उसकी वोल्टेज भी निकल गई हो तो रेजिस्टेंस निकालेंगे हम उसकी। चलो बस यहां स्टॉप करो। सुनो बच्चों, बेटा मैंने कल आपको, अब गौर से सुनना, तफसील है, नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ बताना है मुझे। मैंने कल आपको 3 PDFs भेजी हैं, मिल गई हैं आपको? 1 बाय 1 उनकी तफसील सुन लीजिए क्या है। PDF नंबर 1, देखो बेटा ये 3 चैप्टर्स की सीरीज थी ना, उनमें से वैसे तो ये पूरा सेक्शन 6 चैप्टर्स का है। पहले 3 चैप्टर्स जो हैं वो एक कॉन्सेप्ट के ऊपर है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, और दूसरे जो लास्ट 3 हैं वो मैग्नेटिज्म पे हैं। हमने इस सेक्शन के पहले 3 चैप्टर्स किए हैं, उनके नाम थे करंट इलेक्ट्रिसिटी, DC सर्किट्स एंड प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी। प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उसकी डिटेल्स में कुछ चीजें हैं जो मैं यहाँ पे, पहला जो PDF भेजा है मैंने कल, उसकी तफसील सुन लो। उस PDF का पहला पेज ये है जिसके ऊपर सारे सिंबल्स हैं, और ये मैंने पहले भी भेजा हुआ है, आपके पास था पहले से, बस ये पूरा बाइंडर बनाया है, इस वजह से मैंने इसको दोबारा भेज दिया है। इस PDF का दूसरा पेज है ये जो मैंने आप ही के साथ किया था, देख लो यार इसको। ये वाला PDF मैंने आप ही के साथ बनाया था। यहां तो सब सही लग रहा है, चार्ज भी हुआ है। सो बेटा यहां इस PDF पे ये सारी वही डेरिवेशन है जो मैंने आपके साथ की थी, जिसमें हमने पावर ड्राइव किया था, एनर्जी ड्राइव की थी, याद है? 6 फॉर्मूला थे। पावर था करंट इनटू वोल्टेज IV, फिर पावर था I²R, और पावर था V²/R। ये 3 फॉर्मूला पावर के थे। इसके बाद 3 हमने एनर्जी के भी लिखे थे, मतलब T से मल्टीप्लाई करके। IVT एनर्जी की वैल्यू थी, I²R ड्यूल। इसके बाद क्या हमने एनर्जी को जूल्स के अलावा किलोवाट आवर्स में मेजर करने का मेथड देखा था। एक आध एग्जांपल आपके साथ भी की होगी, हर ग्रुप के साथ एक एक दो एग्जांपल्स किए हैं, और यहां मैंने इस PDF में वो सारी एग्जांपल्स एक जगह कर दी हैं। मुख्तलिफ ग्रुप के 5 6 7 एग्जांपल्स हो गई हैं, शायद 7 एग्जांपल्स हैं। सो ये सारी एग्जांपल्स आपके पास आ जाएंगी। तो क्या करना है, सिर्फ बाकी पहले PDF का सारा काम आपके पास ऑलरेडी है नोट्स में, इनमें से एग्जांपल्स उठा लेना 2-3 और,
राइट, किलोवाट आवर्स कन्वर्जन की, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कैलकुलेशन की। अच्छी एग्जांपल्स हैं, समझ आ जाएगा कैसे है, ठीक है ना। ये वो मेरा पहला पीडीएफ। तो इसमें से सिर्फ जो चीज उठानी है आपने अपने नोट्स में डालनी है, वो इन 6-7 एग्जांपल्स में से कोई 2-3 और डाल देना, ठीक है। अच्छा, एक ये हो गया। सेकंड पीडीएफ, गौर से सुनना। सेकंड पीडीएफ प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की थियोरी के नोट्स हैं, और वो स्टार्ट होता है इस पेज से। पहले पेज पे एसी और डीसी सप्लाईज के छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं कि डीसी सप्लाईज जो होती हैं उनमें कांस्टेंट वोल्टेज होता है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होती है ना। और वो सप्लाई करने वाले कौन कौन से सप्लाईज हैं, सेल्स हैं, बैटरीज हैं, पावर सप्लाईज हैं। इसके अलावा जो एसी सप्लाईज होती हैं जिनको एसी मेन्स कहते हैं, एसी मेन्स उनका वोल्टेज वेरिएशन कुछ ऐसा होता है। और ये मैंने उनके सिंबल्स अपने हाथ से बना दिए, ये बाकी चीज टाइप करवाई थी। तो आई होप आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा कि ये सिंबल एसी सप्लाईज के सिंबल्स हैं। एसी सप्लाईज में एक लाइव कंडक्टर और एक न्यूट्रल कंडक्टर है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे डाल दी हैं कि हमारे पास एसी और डीसी में क्या डिफरेंस है। एक दफा इसको कॉपी करना बनता है, जब कॉपी कर रहे होगे तो जाहिर है पढ़ोगे भी और समझ भी आएगा काफी कुछ, लेकिन हम जितनी जरूरत की काम था ना वो कर चुके हैं इससे रिलेटेड, ठीक है ना। तो बस इस थियोरी को जरूर इंक्लूड करना। पेज 1 है सेकंड पीडीएफ का। पेज 2, इलेक्ट्रिसिटी के यूज के 3 नोन डेंजर्स हैं, फेमस डेंजर्स हैं। उन 3 डेंजर्स में से एक है इंसुलेशन का डैमेज हो जाना, डैमेज्ड इंसुलेशन। वायर्स के ऊपर इंसुलेशन होती है बेटा, कवर होता है प्लास्टिक का, इस्तेमाल के बाद कभी कभी वो खराब हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखना इस पिक्चर में क्या नजर आ रहा है आपको, एक वायर है जिसका ऊपर वाला स्लीव खराब हो गया है। अगर ये मजीद खराब हो जाए तो इसमें से कॉपर कांटेक्ट में आ सकता है, आपके करंट लग सकता है। तो इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल का पहला डेंजर है डैमेज्ड इंसुलेशन, ठीक है ना। ये सेकंड पीडीएफ का 5वां पेज है जिसके ऊपर डायग्राम्स है इन सब चीजों की, ठीक है। तो सेकंड पेज पे पहला मैंने डैमेज्ड इंसुलेशन लिखा है और उसके लिए डबल इंसुलेशन की नीड और ये सारी चीजें। दूसरा जो है वो है ओवर हीटिंग ऑफ केबल्स। किसी भी वायर में जो करंट होता है उसकी अपर सेफ लिमिट होती है, पहले कई दफा बात हो चुकी है कि वायर्स में अगर करंट उसकी टॉलरेंस से ज्यादा चला जाए तो वो ओवर हीट करता है, और जाहिर है बहुत हीट अप हो जाएगा तो फायर कैच कर लेगा, उससे खतरा हो सकता है, सर्किट्स में आग लग सकती है। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमारे पास ओवर हीटिंग ऑफ केबल्स एक डेंजर है। उससे उसको अवॉइड करने के लिए क्या क्या चाहिए, हमें सर्किट्स में वही करंट अलाउ करने चाहिए जो उसके लिए जो वो टॉलरेट कर सके, ठीक है ना। इसके बाद लास्ट डेंजर है डैम्प कंडीशन। जितने सर्किट्स में डैम्पनेस होगी, गीलापन होगा, उतना डेंजर होगा इलेक्ट्रिक शॉक्स को लगने का, राइट। तो इसकी सारी डिटेल्स हैं यहाँ पे कि कैसे कैसे इनसे सिक्योरिटी मिलती है और क्या होता है, तो इनको जरूर नोट्स में अपने डाल देना। तीसरे पेज पे फ्यूजेस एंड ब्रेकर्स है, मैं बात कर चुका हूं आपसे, उसकी मजीद डिटेल्स यहाँ पे हैं, ठीक है ना। लेकिन जितना हमने क्लास में किया था वो भी काफी डिटेल था, आपके पास लिखा हुआ है। इसी तीसरे पेज के बॉटम पे हमारे जितने अप्लायंसेज होते हैं उनके जो मेटल केसेस होते हैं, उनका जो कवर होता है मेटल का, सबका मेटल का कवर नहीं होता, बहुत सारी चीजें तो प्लास्टिक बॉडी में आती हैं, लेकिन जो जो चीजें मेटल केसिंग में आती हैं उनसे भी इलेक्ट्रिक शॉक्स लगते हैं। तो मेटल केसेस को, जो भी चीजें मेड ऑफ मेटल होती हैं और हमारे इस्तेमाल में, हमारे कॉन्टैक्ट में आती हैं, उन्हें अर्थिंग कर देनी चाहिए उनकी, ताकि हमें इलेक्ट्रिक करंट्स ना लगें। इसके लिए मैंने सपोर्ट में लास्ट पेज पे एक डायग्राम दी, इलेक्ट्रिक कुकर की, एक बुक से स्क्रीनशॉट लिया था इसका। इसमें एक इलेक्ट्रिक कुकर है और कोई उसको टच कर रहा है, जो टच कर रहा है उस पर ज्यादा गौर नहीं करना, इलेक्ट्रिक कुकर को देखना, उसकी पूरी बॉडी मेटल की है और जो वायर उसको पावर करने आ रहा है उसमें एक तो कंडक्टर लाइव है दैट एक्चुअली ब्रिंग्स इन करंट, ये करंट लेके आता है सर्किट के लिए, सर्किट में करंट जाता है, उसको पावर करके न्यूट्रल से होके वापस चला जाता है। ये नॉर्मल सिनेरियो है, करंट लाइव से आएगा। जो भी सर्किट है समझो एक हीटिंग एलिमेंट है, मैं रफली यहां बना देता हूं, एक हीटिंग एलिमेंट है, एक हीटिंग एलिमेंट है यहां पे, जो हीट करता है। यहां से वायर आया, इसको कनेक्ट किया और जाके न्यूट्रल में चला गया। अब करंट लाइव से आएगा, हीटिंग एलिमेंट को पावर करेगा, हीटिंग करेगा और न्यूट्रल से चला जाएगा, नॉर्मल सिनेरियो है। लेकिन अगर ये जो वायर अंदर आ रही है, ये वायर अगर इसकी इंसुलेशन डैमेज हो जाए और ये इस बॉडी के कांटेक्ट में आ जाए
तो इन साहब को जो खड़े हुए नजर आ रहे हैं इनको करंट लगेगा, तो उन्हें इस इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए क्या करते हैं, मेटल की जो बॉडी है उसको पहले ही हम एक अर्थ वायर के साथ कनेक्ट कर देते हैं कि अगर मेटल का जो मेटल केस है वो कांटेक्ट में आए तो करंट उस यूज करने वाले की बॉडी में कम जाए या ना जाए, ज्यादा करंट यहां से अर्थ को चला जाए। देखिए करंट इसकी बॉडी से भी अर्थ को ही जाना है, तो बताएं अगर दो रास्ते मिल जाएं, एक वायर के थ्रू अर्थ को जा रहा है करंट शॉर्ट सर्किटिंग के केस में, और एक उस बंदे की बॉडी से जा रहा है, तो कौन सा इजियर पैसेज फॉर करंट है, वायर, तो वहां से ज्यादा करंट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक शॉक्स कम हो जाएंगे या नहीं होंगे। इज दिस ओके? तो अर्थिंग मेटल केसेस इज अ सेफ्टी प्रोसीजर होना चाहिए, ठीक है ना, ये पढ़ लेना। इस पीडीएफ का आखिरी पेज नीड ऑफ डबल इंसुलेशन पे है और एक छोटा सा वायरिंग मेंस प्लग है। आपने अपने घर में जरूर चीजों में कुछ ऐसे प्लग्स देखे होंगे जो कि ट्राई पिन होते हैं, वैसे नॉर्मली 2 पिन होती है ना प्लग्स में जिनको सॉकेट में लगाते हो, लेकिन कहीं कहीं 3 भी होते हैं, जो तीसरा है वो अर्थ वायर के लिए होता है। तो यू नीड टू नो हाउ टू वायर इट। तो बड़े आसान से स्टेप से मैंने लिख दिए, जैसे कि जो केबल है उसको इस प्लग के अंदर लें, इस ग्रिप में सबसे पहले उसको टाई कर दें ताकि वो खींचने से बाहर ना आ जाए। उसके बाद जो अंदर वायर गया है उसकी पहली स्लीव को, डबल इंसुलेशन को हटाएं तो अंदर से 3 वायर्स निकलेंगे, तीनों पे इंसुलेशन होती है। फिर इसको यहाँ लगाने से पहले इसके एक पार्ट में से ये वाली स्लीव हटा के कॉपर निकालना पड़ेगा ताकि अंदर लेके जाएं और टाइटनिंग करें इसकी, लाइक दैट। ये स्टेप्स मैंने वहां पे लिख दिए हैं। तो ये 5 पेजेस की पीडीएफ है, नंबर 2 पीडीएफ 5 पेजेस की है, इसके 4 पेजेस आपको कॉपी करने अपने नोट्स में, और 5वां पेज डायग्राम्स है, अपने घर में इसका प्रिंट निकाल के पेस्ट कर लेना, अच्छा हो जाएगा। वरना पीडीएफ में कम से कम संभाल के रखना कि आपको चीजें रहे यहाँ पे। इज दिस ओके? समझ आ गई चीजें? ये हुआ दूसरा पीडीएफ। तीसरा पीडीएफ प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी के, स्पेसिफिकली प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस ऑन प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी, वर्कशीट नंबर 13 है। इसमें आप कलेक्टेड एमसीक्यू के क्वेश्चंस भी और थियरी के क्वेश्चंस भी। इनमें मेरा इंटरेस्ट या मेरा फोकस ये था कि सर्किट सॉल्विंग बच्चों को काफी हद तक आ गई है, सर्किट सॉल्विंग में वो नहीं फंसेंगे, वो कॉस्ट कैलकुलेशन में, पावर डेवलप कितनी हो रही है, इन चीजों में थोड़ा सा फंस सकते हैं। सो इस वर्कशीट का पर्पस है एनर्जी कैलकुलेशन, पावर डेवलप की कैलकुलेशन, कॉस्ट की कैलकुलेशन वगैरह, और इलेक्ट्रिकल सर्किट्स तो जाहिर है साथ साथ चलेंगे इसके जो भी हैं, ठीक है ना। तो इसमें एमसीक्यू भी है और पेपर 2 के सवाल भी हैं, इसे सॉल्व करना। जब आप सॉल्व कर लेंगे, इसका प्रिंट नहीं होगा बेटा, ये पीडीएफ में सॉल्व करना नोटबुक में अपनी, ठीक है। वर्कशीट नंबर 13 है ये। तो ये सारा मेरा काम यहाँ 3 पीडीएफ का हो गया, ठीक है ना। अब यहां से नया चैप्टर स्टार्ट करें, नया यूनिट समझ लो स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है मैग्नेटिज्म। तेजी से आ जाओ, मैग्नेटिज्म। हारून ये वाला एसी बंद कर देना। ऑलराइट, ठीक है जी। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट आइडिया। बेटा पहली चीज के साथ काफी सारी थियरी है। बिफोर यू स्टार्ट दिस सेक्शन, मैग्नेटिज्म चैप्टर में, यानी मैग्नेटिज्म वाले सेक्शन में वी हैव 3 चैप्टर्स। मैग्नेटिज्म, सिंपल मैग्नेटिज्म, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बड़ा चैप्टर है, 3 बड़े इंस्ट्रूमेंट्स बनने इसमें, डीसी मोटर, एसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर, और उससे पहले बहुत सारी थियरी है टू अंडरस्टैंड, और फिर उसको जाके अप्लाई करना है। आज हम इसके फंडामेंटल्स पढ़ेंगे, सारे नोट्स बनाएंगे। पहला फैक्ट ये बेटा, अब बस रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ इसके लिए। पहला फैक्ट ये है, जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनके अराउंड उनकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। चार्ज पार्टिकल रुके चले
कुछ भी हो, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यानी उसके सराउंडिंग में उसका एक इन्फ्लुएंस का रीजन होगा, एक ऐसा रीजन जिसमें वो दूसरी चार्ज बॉडीज को अफेक्ट कर सकता है बाय एक्सर्टिंग फोर्सेस। यू ऑल नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड्स। लेकिन अगर कोई चार्ज पार्टिकल चलने लग जाए, ट्रैवल करने लग जाए, तो जब ये ट्रैवल कर रहा होगा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो अपनी जगह है, लेकिन इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो जाती है। सो फैक्ट ये है कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज इन मोशन, देयर इंड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। जो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगी, जैसे ये चार्ज पार्टिकल है, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड शेप कैसे करेगी, जैसे कोई स्प्रिंग। So when this charged particle travels, there is an induced magnetic field around it. And why I'm using this word induced? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड उस वक्त तक है जब तक चार्ज पार्टिकल ट्रैवल में है। द मोमेंट पार्टिकल स्टॉप्स, फील्ड वैनिशेस कंप्लीटली, जैसे कभी वो नहीं थी। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल की अपनी इन्नेट नहीं है, उसके साथ साथ नहीं थी वो, हाँ उस वक्त डेवलप हुई, इंड्यूस हुई जब वो चलने लग गया। इज दैट ओके? इस मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसको हम बी सिंबल से शो किया करेंगे। बी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, इस तरह से लिखता हूं, मैग फील्ड स्ट्रेंथ, ये डिपेंड करेगा दो मेन फैक्टर्स के ऊपर। फैक्टर नंबर 1 क्या है कि डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे। पहला फैक्टर है अमाउंट ऑफ चार्ज। क्या हुआ है? पहला फैक्टर है अमाउंट ऑफ चार्ज। जितना ज्यादा चार्ज कैरी कर रहा होगा पार्टिकल, उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग फील्ड होगी। दूसरा है पार्टिकल की ट्रैवल स्पीड। जितना फास्ट ट्रैवल करेगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो अगर ये कोई चार्ज पार्टिकल अकेला सिंगल पार्टिकल नहीं होता जैसा मैं बना रहा हूं, बल्कि किसी वायर में जाती हुई करंट होती। अगर हमारे पास एक वायर है विच इज कैरिंग करंट, तो बेटा पहली बात है कि इस वायर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होनी चाहिए, क्योंकि यहां तो बैक टू बैक चार्ज पार्टिकल्स चल रहे हैं। तो यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के अराउंड इस तरह से इंड्यूस हो रही होगी। इसकी मैग्नेटिक फील्ड किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी वो कैसे कहें? अमाउंट ऑफ चार्ज, स्पीड। क्या आपको लगता है दोनों चीजें करंट में कवर हो जाती हैं? अगर मैं कहूं इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करती है करंट के अमाउंट पे, क्योंकि जितना ज्यादा करंट होगा हम कह सकते हैं उतना ही बड़ा अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करेगा, और जितना बड़ा करंट होगा उतनी ही ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करेगा। तो हमारा पहला पॉइंट टू नोट डाउन इज when a charged particle travels, when a charged particle travels, there is an induced magnetic field around it. There is an induced magnetic field around it. Right? Induced magnetic field around it. The strength of magnetic field, continue. The strength of magnetic field depends upon the strength of magnetic field depends upon the amount of charge and speed of the particle. It depends upon amount of charge and speed of the particle.
amount of charge and speed of the particle. अलग लाइन में लिखना बेटा. For a current carrying conductor, the strength of Mach field depends upon the amount of current. Depends upon the amount of current. For a current in a straight conductor, the induced magnetic field is a spiral. Induced magnetic field is spiral. ब्रैकेट में लिखना बेटा सर्कुलर फील्ड लाइंस. Circular field lines. And for a current in a circular loop, the field is straight through the axis. Straight through the axis. All right. Done हो बेटा? चलें. Next, listen. देखना बच्चों इधर इस डायग्राम में मैंने क्या किया है, एक कार्डबोर्ड की स्क्रीन बनाई है. ये दिस इज द कार्डबोर्ड स्क्रीन. इस कार्डबोर्ड की स्क्रीन के सेंटर पे एक होल ड्रिल किया है, राइट? और इस होल में से मैंने एक वायर को पास कराया है. इस वायर को मैं एक एक्सटर्नल सर्किट से लगाने जा रहा हूं. ये सर्किट नजर आ रहा होगा आपको. इस सर्किट में मेरे पास एक सप्लाई है ताकि करंट ऑन हो. एक वेरिएबल रेजिस्टर है. आप बताएं क्या पर्पस हो सकता है इसका? करंट की वैल्यू को चेंज करना और उससे मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करना. और एमीटर लगाया जिससे हम करंट की वैल्यू को मेजर कर सकते. अब मैं इन कॉन्टैक्ट्स को यहां पे अपने सर्किट से इससे लगा सकता हूं. आई हैव कनेक्टेड बाय दीज वायर्स. जैसा मैं दिखा रहा हूं उस लिहाज से आपको लगता है जो करंट है वो करंट यहां से ट्रेवल करेगा, जाहिर है पॉजिटिव से. करंट यहां से आएगा कन्वेंशनली इस तरफ से. ये करंट यहां पे आएगा ऐसा, और ये करंट यहां से एंटर होगा लूप में ऊपर की तरफ. भैया साथ साथ रहना चीजों में. हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी करंट के अराउंड. ये मैग्नेटिक फील्ड करंट के अराउंड ऐसे ऐसे घूम रही होगी. हमने स्क्रीन इसलिए बनाई है ताकि हम मैग्नेटिक फील्ड को शेप कर सकें. तो यहां जो रूल है जिससे आप बनाएंगे डायरेक्शन, उसे हम कहते हैं राइट हैंड ग्रिप रूल. राइट हैंड ग्रिप रूल, राइट? और इसको उसके साथ मिक्स नहीं करना फ्लैमिंग्स वगैरह, नो. ये तो राइट हैंड ग्रिप रूल है. आपका राइट हैंड ग्रिप रूल ये बताता है कि अगर थंब शो कर रहा हो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, तो जो कर्ल ऑफ द फिंगर होगा वो शो करेगा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड. इस वक्त करंट अपवर्ड्स है इस पिक्चर में. तो अगर करंट अपवर्ड है तो देखो आपकी जो कर्ल ऑफ द फिंगर है वो कैसी है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉक. यस.
तो अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी इस स्क्रीन पे? मैग्नेटिक फील्ड को शेप ऐसे करेगी एंटी क्लॉकवाइज। बेटा मुझे यहां बनाना है, लेकिन किसी वजह से मैं इसको पहले बाहर बना रहा हूं, वहां ले जाऊंगा। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की पहली लाइन है और प्रॉपर इंप्रेशन है, इसलिए थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूं। आपने कहा है एंटी क्लॉक, so magnetic field induced around this wire will have this shape। चेक करो चेक करो चेक करो, और अपना राइट हैंड ग्रिप रूल देखें इसके ऊपर अप्लाई करके, और जब तक नहीं देखेंगे ना ये समझ भी नहीं आएगा, मुश्किल करता रहेगा। थंब शोज करंट, कर्ल ऑफ द फिंगर शोज मैग्नेटिक फील्ड। सही एंटी क्लॉक। अगर यही करंट में बैटरी के पोलैरिटीज को उल्टा कर दूं और यही करंट डाउनवर्ड आ रहा होगा तो ये करंट किधर होगा? डाउनवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज। ऑलराइट, ठीक है, राइट हैंड ग्रिप रूल। तो यहां से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगी। तो ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा लिख लेते हैं, राइट हैंड ग्रिप रूल is used to find relative directions of current and induced mag field। and induced mag field, ठीक है बेटा। इसके बाद इसी लाइन में लिख दो, इफ थंब शोज current curl of the finger shows if thumb shows current, curl of the finger shows the induced magnetic field। curl of the finger shows induced magnetic field, और वाइस वर्सा। लिख लिया बच्चों ने? से बेटा ये मैं इसको पूरा कर दूंगा। आपको ये इंप्रेशन समझ आया मैग्नेटिक फील्ड का? ऑलराइट, अभी नहीं बनाना है आपने, हमने सिर्फ देखना है। इसके बाद चेक करना, अगर हम ये एक डायग्राम बेटा जो मैं चाहूंगा कि घर पे जाकर आराम से बना लेना, अभी मैं इसको पूरा करके आपको भेज दूंगा। अगली बात पे चलते हैं। यहां से अब हमारे पास एक और समझो, एक प्लास्टिक का ना, या किसी भी कोई वुडन या प्लास्टिक एक बार है, एंड दैट इज शेप्ड लाइक दिस। चेंज करते हैं। हमारे पास एक पीस ऑफ प्लास्टिक है, पाइप है समझे, कोई प्लास्टिक का, और इस प्लास्टिक पाइप के ऊपर एक वायर है जिसको मैं रैप करने जा रहा हूं। तो जो वायर है वो इस तरह से इसके ऊपर लूप हुआ है। देखो बेटे, जो वायर है जो इसके ऊपर लपेटा हुआ है आपने, इस वायर का एक एंड यहां से कांटेक्ट में है और दूसरा एंड इस वायर का यहां से आपके कांटेक्ट में है। और इसमें इस वायर में हम करंट ऑन करवा रहे हैं फ्रॉम सिमिलर सर्किट जो अभी देख रहे थे तुम लोग,
यहां से करंट आपके पास ऑन हो रहा है। अब ये जो करंट मैंने दिखाया है, बताना इस करंट के हिसाब से क्या लूप में ये करंट आ रहा होगा? सही बनाया मैंने? देखो 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 करंट देखो, नहीं ना, ये करंट आ रहा होगा इसमें ऐसे, राइट? अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास करंट वायर में यहां से एंटर हो रहा होता तो चेक करना, ये करंट ऐसे जा रहा होगा बेटा। अभी सिर्फ करंट देखें, राइट हैंड ग्रिप रूल बाद में। तो मैंने इस कॉइल की मैं बात करता हूं। सबसे पहले ऐसा लूप ऑफ वायर जिसमें बहुत सारे राउंड्स हो, उसने हम इस चैप्टर में कहेंगे कॉइल, और अगर ये लॉन्ग हो तो हम कहते हैं इसको सोलेनॉइड। अ कॉइल इज कॉल्ड अ सोलेनॉइड। अब ये जो कॉइल या सोलेनॉइड है, इसमें करंट ऑन हुआ है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी? फ्रॉम राइट हैंड रूल, गौर से मेरी तरफ देखना, फ्रॉम राइट हैंड रूल, पहले जब स्ट्रेट कंडक्टर था तो मैंने आपसे कहा था इफ थंब शोज करंट, कर्ल ऑफ द फिंगर शोज मैग फील्ड। अब इसको पूरा उल्टा कर दो, इफ कर्ल ऑफ द फिंगर शोज करंट, द थंब विल शो मैग फील्ड या नॉर्थ पोल की पोजीशन। तो इस वक्त करंट जैसे आ रहा है इस पिक्चर में अपने सामने अलाइन करो, ये करंट ऐसे आ रहा है, तो तुम लोगों के ख्याल में मैग फील्ड कैसी होगी? टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट है, यहां मैग्नेटिक फील्ड है टुवर्ड्स राइट। अगर मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स राइट है तो इसका मतलब मैग्नेटिक लाइंस इस कॉइल में एक्सिस की तरफ से एंटर हो रही होंगी, मतलब दे विल कम फ्रॉम दिस साइड। मैग्नेटिक लाइंस यहां से आएंगी और ये मैग्नेटिक लाइंस यहां से लीव कर रही होंगी। सर्कल। आपने अपने पॉइंट्स में लिखा है एक जगह, और वो ये लिखा है कि फॉर अ करंट इन अ स्ट्रेट कंडक्टर मैग्नेटिक लाइंस आर स्पाइरल सर्कुलर लूप्स, एंड फॉर अ करंट इन अ सर्कुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड बिकम स्ट्रेट, कैंसिलेशन की वजह से। तो ये सर्कुलर लूप है करंट का? नहीं है, ये सर्कुलर लूप है। तो यहां जो मैग्नेटिक लाइंस आएंगी दे विल एंटर फ्रॉम दिस साइड लाइक दिस, और दूसरी साइड से बल्ज करके ऐसे बाहर निकल रही होंगी, लेकिन थ्रू दी एक्सिस ये लाइंस तकरीबन पैरेलल होंगी, ऑलमोस्ट पैरेलल। ठीक है बेटा, सच्ची तरह मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख लो। दिस इज हाउ मैग्नेटिक फील्ड इज इंड्यूस्ड। एक और बात ये कि मैंने कहा था अगर कर्ल ऑफ द फिंगर करंट दिखाता है तो थंब दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड, और थंब दिखाता है नॉर्थ पोल भी। तो फिर नॉर्थ पोल किधर हुआ इसका? राइट साइड पे। और साउथ हुआ? अच्छा, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आज तक आपने कैसे पढ़ी, कहां से कहां? नॉर्थ टू साउथ। दोबारा से देखो पिक्चर को, ये किधर है? साउथ टू नॉर्थ। तो गलत हो गया ना? वो इसलिए गलत नहीं है बेटा कि वो नॉर्थ टू साउथ जो है ना वो बाहर से है, आउटसाइड। जब आप छोटी क्लासेस में किसी मैग्नेट के लिए बनाया करते थे ना कि भाई एक मैग्नेट है और इस मैग्नेट में नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, और जो मैग्नेटिक लाइंस है वो नॉर्थ से साउथ जाती हैं, बिल्कुल ठीक है, सही बात है, नॉर्थ से साउथ जाती हैं, लेकिन इसे कंटिन्यू तो करो, फोर्स लाइन है ये। इसका मतलब इनसाइड अ मैग्नेट और इनसाइड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, कॉइल को इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। इनसाइड अ मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेटिक लाइन साउथ टू नॉर्थ होती हैं और बाहर बाहर से नॉर्थ टू साउथ होती हैं। यहां तक बच्चों को बात कर रहे हैं? विद दिस मैं कहता कि अगर मैं ऐसा करूं कि एक वायर को वैसे तो वायर्स का शेप लेना मुश्किल होता है, वायर्स को मोड़ना मुश्किल होता है, वो तो स्लैक हो जाए ऐसे होते हैं ना, शेप नहीं लेते प्रॉपर। हमने वायर कोई मोटा सा लिया है, स्टिफ वायर लिया है और उसको शेप दे दिए, वायर है सर्कुलर, इसको स्फेयर ना समझ लेना, ये एक वायर है। इस वायर में यहां से ओपनिंग है इस वायर में, और हम इस वायर को बाहर एक कॉन्टैक्ट करेंगे, सर्किट से लगा देंगे ऐसे, और इस वायर में करंट को लेके आएंगे फ्रॉम एक्सटर्नल सर्किट, अपनी मर्जी का करंट वहां से वेरिएबल रजिस्टर वगैरह लगा के, दिस इज द करंट कमिंग इन। इस वायर में जो कि सर्कुलर लूप में, इसमें करंट ऐसे आ रहा है। अगर बेटा इसमें करंट ऐसे आ रहा है तो क्या हम कह सकते हैं करंट, बताना इस सर्कुलर लूप में कैसे आएगा, क्लॉक या एंटी क्लॉक? क्लॉक वाइज जा रहा है, ये करंट ऐसे जा रहा है। अब जरा अच्छे से ध्यान से देख के बताओ, राइट हैंड रूल यूज करके,
इसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? इसमें होगी मैग्नेटिक फील्ड। चेक करना बेटा, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है ना, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगी इनटू द प्लेन ऑफ द पेज। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, राइट, लेफ्ट अप नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन ऑफ दिस पेपर, इनटू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन। तो अगर इनटू द प्लेन है तो उसका एरो कैसे बना है? उसके लिए एरो है क्रॉस, यानी उसके लिए निशानी है क्रॉस। ये जो क्रॉस है ये शो करता है डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इनटू द प्लेन, राइट। अब अपने अपने राइट हैंड ग्रिप रूल लगा के बता दें इनटू द प्लेन मैंने सही बनाया है। दिस इज द करंट, राइट। ऐसे ही आ रहा है ना करंट, ये ऐसे नहीं आ रहा है, सी दिस पिक्चर, ये करंट ऐसे आ रहा है, हाँ यस ऐसे, so it is into the plane, yes। अगर फॉर एग्जांपल ऐसा ही वायर मेरे पास उल्टा होता, जिसमें करंट उल्टा होता है, I mean, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होती? आउट ऑफ द प्लेन। एक सिमिलर वायर मैंने यहां लिया और इस वायर में फॉर एग्जांपल बिल्कुल वैसे ही शेप किया और करंट जो लेके आए हम सर्किट में वो बाहर से इस तरह से, द करंट कम्स फ्रॉम दिस साइड। अब ये करंट जाएगा इस सर्किट में जाहिर इस लूप में एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो चेक कीजिएगा यहां पे आपके पास करंट दिखेगा कोई है, अगर ऐसे है तो ये आउट ऑफ द प्लेन, कोई मसला है इसमें? तो इस तरह से आपके पास ये इनटू एंड आउट है और आउट ऑफ द प्लेन का सिंबल क्या है? अ डॉट। तो वैसे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के लिए नहीं बच्चों, नॉट ओनली फॉर मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी चीज की डायरेक्शन अगर इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर दिखानी हो तो क्रॉस, भले वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, करंट हो या कोई भी चीज हो, क्रॉस का मतलब है डायरेक्टेड इनटू द प्लेन, डॉट का मतलब है डायरेक्टेड। इस सेक्शन में हम इसको मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज करेंगे। बच्चों को यहां तक की बात क्लियर है? बेटा अगली बात पे जा रहा हूं, कनेक्ट कर रहा हूं, देखना गौर से सुनना। ये बताओ कि नेचुरल अरेंजमेंट ये है ना कि एटम्स के न्यूक्लियस होते हैं, भाई बहुत सारी थियोरी डिस्कस होने वाली है यहां पे, और किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड, मतलब वो रिपीट करना मुश्किल हो जाएगा इसलिए कह रहा हूं, देख लेना, किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ऐसा है। ये जो इलेक्ट्रॉन है, कहना ऐसे इलेक्ट्रॉन तो एक चार्ज पार्टिकल है, और अगर कोई चार्ज पार्टिकल ट्रेवल करेगा तो उसकी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी, और अगर वो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर लूप पे होगा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट थ्रू द एक्सिस होगी। हाँ जी, यस और नो? अगर ये चार्ज पार्टिकल है और ये सर्कुलर लूप में है तो कहना ऐसे इसकी मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है इस इलेक्ट्रॉन की जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड है वो न्यूक्लियस के सेंटर से पास कर रही हो, कुछ ऐसे। हाँ जी, पॉसिबल है। देखिए मैं कह रहा हूं कि हमारे पास एक एटम का न्यूक्लियस है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। एटम के अंदर दो किस्म के नॉन चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, राइट। न्यूट्रॉन ने चार्ज कैरी करना छोड़ दिया, तब कौन कौन रह गए? इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स, जो प्रोटॉन्स हैं वो तो न्यूक्लियस के ऊपर स्टेशनरी है, दे डू नॉट मूव, दे कैन नॉट हैव अ मैग्नेटिक फील्ड ओ लेवल्स तक के लिए। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो रिवॉल्व कर रहे हैं, जब वो रिवॉल्व कर रहे हैं तो हर इलेक्ट्रॉन की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर लूप में है तो ऐसे ही ना, जैसे कॉइल में करंट हो तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड तो एक्सिस के थ्रू होगी, जैसे मैंने बनाई है कुछ ऐसी। हो सकता है इसी एटम में, इसी न्यूक्लियस के अराउंड एक और भी इलेक्ट्रॉन हो, और वो इलेक्ट्रॉन एक और सर्कुलर लूप में हो, वो सर्कुलर लूप कुछ ऐसा हो, और इस इलेक्ट्रॉन की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस इलेक्ट्रॉन की वजह से वो बिल्कुल इसी तरीके से हो सकता है वो इस डायरेक्शन में हो, यस। तो इसका मतलब किसी भी एटम में, गौर से सुनना, किसी भी एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, दे ऑल हैव देयर ओन मैग्नेटिक फील्ड्स, यस। सो एट न्यूक्लियस, एट सेंटर, एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मेरी तरफ देखो, एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, एक ऐसे है, तो कैन वी से वो सब एक दूसरे को कैंसिल कर रही होंगी। तो अगर किसी न्यूक्लियस में फॉर एग्जाम्पल, यानी किसी एटम में दो इलेक्ट्रॉन्स हो और उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की जो मैग्नेटिक फील्ड हो, अब मैंने इस एटम में न्यूक्लियस नहीं दिखाया, इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाया, पूरा एटम दिखा दिया, और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी
और एक इलेक्ट्रॉन की फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल ऐसे थी, कहना ऐसे ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एटम के अंदर ही अंदर एक दूसरे को खत्म कर देंगी और एटम में नेचुरली कोई मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होगा। यानी ये एटम जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो इन्फ्लुएंस नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, खत्म हो गई है, इंटरनली खत्म हो गई है, इंट्रिंसिकली खत्म हो गई है। यस, लेकिन अगर ऐसा ही कोई और एटम हो किसी और मटेरियल का जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, दो से ज्यादा हो, और उनमें ये दो तो एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन देयर इज अनदर मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, कि हम कह सकते हैं अब इस एटम की एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी। यस, सो हम मटेरियल्स को, एटम्स को इस जगह दो ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक एटम्स वो हैं जिनकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही अंदर कैंसिल होकर खत्म हो गई है, कैंसिल्ड आउट, जीरो। वो एटम्स नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के एटम्स हैं, दे बिलोंग टू अ मटेरियल कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक, जिनमें मैग्नेटिक एबिलिटी ही नहीं है, नेचुरली खत्म हो गई, इनफैक्ट थी लेकिन कैंसिल आउट हो गई और उसमें मेरा आपका रोल नहीं है, नेचुरली खत्म हो गई है। तो उन्हें हम कहते हैं एटम्स ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ऐसा मटेरियल जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो उसके एटम्स स्ट्रेंजर्स होंगे, वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा मटेरियल है जिसका हर एटम एक मैग्नेटिक फील्ड कैरिंग एटम है, फॉर एग्जांपल ये एटम्स हैं किसी मटेरियल में, एक ही मैग्नेटिक फील्ड विद इन वन एटम, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, सबकी अपनी अपनी डायरेक्शन हो सकती है ना, एक ही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की ऐसे है और एक की ऐसे है। अगर मैं इन सबको ले जाके किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं जिसकी डायरेक्शन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की ऐसी है, तो आपको लगता है ये सारे जो एटम्स हैं ये बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स की वजह से अपने आप को इसके साथ अलाइन करने की कोशिश करेंगे। यस, तो हम कहेंगे सैंपल मैग्नेटाइज हो गया। सो इस हिसाब से अगर मैं आपसे कहूं कि ये तो बेटा ऊपर लिखा हुआ है कि हाउ ईच इलेक्ट्रॉन हैज इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड एट सेंटर, और यहां दिख रहा है कि हाउ एन एटम कैन बी कंसिडर्ड एज अ मैग्नेट, क्योंकि एटम के अंदर एक मैग्नेटिक इफेक्ट है, कैंसिल होके बचा के कुछ रह गया, रिजल्टेंट कैंसिल नहीं हुआ पूरा। तो ये एक ऐसा मटेरियल, ये सारे एटम्स, ये कोई बार है जिसके अंदर ये सब एटम्स नजर आ रहे हैं, और ये तमाम एटम्स जो हैं इनमें कोई मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो कुछ भी नहीं होने वाला इनका। यस, लेकिन अगर कोई मेरे पास मटेरियल हो जिसके हर एटम एक मैग्नेट है, तो हम कह सकते हैं ईच एटम इज अ मैग्नेटिक डायपोल। ये डायपोल क्या वर्ड है? टू पोल, नॉर्थ एंड साउथ। तो ईच एटम बिहेव्स लाइक अ स्मॉल मैग्नेट। हर एटम की अपनी मैग्नेटिक ओरिएंटेशन है, लेकिन अभी वो सब बिगड़े में, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है। तो हम कह सकते हैं इस पूरे मटेरियल का हर एटम मैग्नेटिक एबिलिटी है, लेकिन इसका कोई रिजल्टेंट मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इनका कोई रिजल्टेंट नॉर्थ एंड रिजल्टेंट साउथ नहीं है। अगर मैं इसी को किसी मैग्नेटिक फील्ड में ले जाके रख दूं जिसकी डायरेक्शन ऐसी हो, तो सब अपने आप को उसके साथ अलाइन कर लेंगे, फौरन से कर लेंगे ना। गौर से देखो, इन्हें अलाइन करने के लिए करना क्या पड़ेगा, फिजिकली क्या करना पड़ेगा? हाँ, मतलब एटम को, इट्स ए स्फेयर, इसको सिर्फ थोड़ा सा रोटेट होना पड़ेगा। क्या रोटेट होने के बाद ये सब ऐसे हो जाएंगे? कैन वी से अब इस मटेरियल का एक रिजल्टेंट नॉर्थ बन, इस सैंपल का एक रिजल्टेंट नॉर्थ बन गया और एक रिजल्टेंट साउथ, और इन सब सारे के सारे डायपोल्स एक तरफ अलाइंड है। ये सारे डायपोल्स साउथ से नॉर्थ की तरफ हैं, क्योंकि ये होते ही साउथ से नॉर्थ की तरफ है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बाहर से होती है। क्लासिफाई करो बेटा, इस पिक्चर में दिख रहा है नॉन मैग्नेटिक विच कैन नेवर बी मैग्नेटाइज्ड। यस, मैग्नेटिक which has ability but has not been magnetized, it will not behave like a magnet। और ये it has been magnetized, ये दूसरे मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट और रिपेल करेगा। जिसको मैं और आप नॉर्मली मैग्नेट कहते हैं, वो बेसिकली मैग्नेटाइज्ड होता है। सम मैग्नेटिक सैंपल मैग्नेटाइज्ड। इज दैट ओके? मैग्नेटिक मटेरियल्स जो हैं उनकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं, सम आर कॉल्ड soft magnetic material and some are called hard magnetic material।
सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स वो हैं जिन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो अलाइन हो जाएंगे, सारे के सारे डायपोल्स, मैग्नेटाइज हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड से निकाले तो वापस ऐसे ही हो जाएगा, यानी मैग्नेटाइज हुआ व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, और जब बाहर आया तो डीमैग्नेटाइज हो गया, लॉस्ट ओरिएंटेशंस। यस, जैसे आयरन। लेकिन कुछ ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं जिसे मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं तो उसके डायपोल बहुत ज्यादा स्टबर्न होते हैं, बड़ी मुश्किल से अलाइन होते हैं। लेकिन जब एक दफा अलाइन हो जाएं तो उसे मैग्नेटिक फील्ड से निकालने के बाद भी डिसअलाइन नहीं होते, वो सब अलाइंड रहते हैं। वो बनाते हैं परमानेंट मैग्नेट्स, जैसे कि स्टील। आप और मैं जितने मैग्नेट्स देखते हैं ना लैब में, अपने अप्लायंसेस में, लाउड स्पीकर में, फ्रिज की स्ट्रिप में, जो भी मैग्नेट देखते हैं आप, वो असल में एक मैग्नेटिक मटेरियल होता है प्रीवियसली मैग्नेटाइज्ड। आपके ख्याल में वो कैसा मैग्नेटिक मटेरियल होगा, सॉफ्ट या हार्ड? It has to be hard material. Once magnetized, it's going to remain magnetized forever until उसको कुछ तंग ना करें, हम डिस्टर्ब ना करें, हीट अप ना करें। Is this okay? चलें बेटा, इसके नोट्स भेजूंगा आपको, कुछ लिखवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो बहुत सारा काम है करने को, राइट? कम से कम डायग्राम्स होंगी काफी सारी। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।